नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी विद आलोक पर। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मूल अधिकार। ठीक है, हमने मूल अधिकारों में समता का अधिकार पढ़ लिया है। इस समय हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं, उसमें अनुच्छेद 19 और 20 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उससे आगे अनुच्छेद 21 पर। देखिए क्या है इसमें, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, यानी राइट टू लाइफ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 में एक फ्रेज जोड़ा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने शब्द यूज किया व्यक्ति। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है इसमें दोनों आते हैं आपके, नागरिक जो भारतीय हैं वो भी आ जाएंगे, नागरिक प्लस अनागरिक, यानी जो विदेशी व्यक्ति हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर वंचित किया जाएगा तो उसका एक ही आधार है, और वो क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई भी विधि ऐसी नहीं है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर सकें। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये फ्रेज जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? कई बार पूछा गया है यहाँ से, जो वनडे एग्जाम्स हैं यूपीपी यूपीएसआई में अक्सर ये पूछा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखना, जापान से लिया गया है। ठीक है, इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? जापान से। अभी जब विदेशी स्रोत हम लोग पढ़ेंगे तो 10 देशों से जो विदेशी प्रावधान जो हमने ले रखे हैं अपने संविधान में समाहित किए हैं, तो उनमें ही जापान एक ऐसा देश है जहाँ से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने से अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अधिकार से वंचित करने का सिर्फ एक ही आधार है, और वो है क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर बात करें मौलिक अधिकारों की, तो अनुच्छेद 21 जो है इनमें सब में सर्वश्रेष्ठ है, यानी इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पूरे मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी अधिकार करेंगे क्या हम लोग, है कि नहीं? तो अनुच्छेद 21 की समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या भी करता रहा है, और लगभग 3 दर्जन ऐसी बातें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार में घोषित, मूल अधिकारों के अंतर्गत उनको मूल अधिकार घोषित कर दिया है। ठीक है, जैसे स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु का अधिकार। ठीक है, तो जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि नहीं है स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु? तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? मौलिक अधिकार घोषित कर रखा है। तो ऐसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो उसकी व्याख्या करते समय ऐसे कोई वर्डिक्ट उसके आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका असर इतना ज़्यादा व्यापक है कि बहुत से ऐसे केस हुए। एक केस आया था 1978 में, मेनका गांधी बनाम मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, मामला विदेश जाने को लेकर था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि सिर्फ जीवन जीना ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को एक गरिमामयी जीवन जीने का भी अधिकार मिलना चाहिए। यानी अगर आप जीवन जी रहे हैं
और ऐसी बदहाली में जी रहे कि उस जीवन से आपका मर जाना ही बेहतर है, तो ऐसा जीवन कोई जीवन नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत इस केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट और दिया और यहीं पर इसकी व्याख्या की कि जीवन जीने के अधिकार में सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। ठीक है, और इसी केस के साथ सबसे उदार व्याख्या करी सुप्रीम कोर्ट ने इस आपके अधिकार की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है? ये भी प्रश्न आ सकता है और कई केस हुए भी ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने और अदर स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने भी सुनवाई करी है। ठीक है, तो एक केस था 1987 बॉम्बे हाई कोर्ट का एक मामला था, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस श्रीपति दुबल का मामला। ठीक है, इस मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इसी जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। मरने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, और इस अधिकार को जायज ठहराते हुए जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा है 309, इस 309 को क्या कहा कि ये असंवैधानिक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीसी की धारा 309 में है क्या। तो 309 जो है वो आत्महत्या को अपराध बताती है। ठीक है, यानी आपको जीवन मिला है लेकिन आप स्वयं से उस जीवन को समाप्त नहीं कर सकते। आईपीसी ने उसको अपराध घोषित कर रखा है और 309 के तहत आत्महत्या को क्या बताया, अपराध बताया। लेकिन मरने का अधिकार मूल अधिकार है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 87 में बताया, तो आईपीसी को संवैधानिक बता दिया कि यह संविधान के खिलाफ है क्योंकि ये अपराध बताती है और मरने के अधिकार को इन्होंने कहा दिया मूल अधिकार है। ठीक है, इसी तरह एक मामला और आया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बात है 1994 की, पी रति नाम का मामला था। इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2 साल बाद ही अपनी बात से पलट गया, यानी अपने फैसले को इसने पलट दिया 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। और इस मामले की सुनवाई करते समय ज्ञान कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया और क्या कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी जो जीवन है वो गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है लेकिन उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है, अर्थात आप अपने जीवन को स्वयं समाप्त नहीं कर सकते। और इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे तर्क ये दिया कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसका स्वयं का तो होता है लेकिन उसके जीवन से और भी लोग जुड़े रहते हैं तो उनके अधिकारों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भाई आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं आपके परिवार वालों को, घर वालों को, है ना, जो भी आपसे जुड़ा है, लेकिन जब आप अपना जीवन समाप्त करते हैं तो फिर उन लोगों को भी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, उनके भी अधिकार कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं इस वजह से। ठीक है, इसी तरह जो 309 है इसका अस्तित्व फिर से एक बार बना रहा और इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात और आती है कि प्राकृतिक न्याय क्या है। प्राकृतिक न्याय और इसका जो सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया, तो ध्यान रखिए इसी मेनका गांधी केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन कर दिया। अब नेचुरल जस्टिस जो है ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है पहले हमारे यहाँ नहीं था। ठीक, ये एक यूएसए का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहाँ पर जो इस अधिकार को दूसरी तरह से दिया गया, वहाँ पर विधि की सम्यक प्रक्रिया द्वारा, यानी वहाँ पर हर मामले में अलग अलग तरीके से इसका पालन हो सकता है। लेकिन भारत में सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, स्टैब्लिश है, उसी के द्वारा होगा। वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होता है। ठीक, तो नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो भी न्याय आपको दिया गया है वो निष्पक्ष हो। ठीक है, जो भी कार्यवाही हुई हो वो निष्पक्ष हो, सभी पक्षों को बराबर सुनवाई का मौका मिला हो, जो प्रक्रिया है वो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो। ठीक है, और युक्त हो। ठीक, तो ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट भी इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी कि नेचुरल जस्टिस का मामला क्या होता है। ठीक है, तो मैं कुछ वाद यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ केस ऐसे हैं या कुछ अधिकार जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, यूपीएसआई में तो कई बार ये केस यहाँ से उठा लिए जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे अब इसमें मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। पहला है पर्यावरण संरक्षण
का अधिकार, यह आपका मूल अधिकार है। ठीक है। नंबर 2, आश्रय पाने का अधिकार या आश्रय का अधिकार। यह अधिकार एक केस हुआ था चमेली बनाम उत्तर प्रदेश, चमेली बनाम उत्तर प्रदेश। इस मामले में यह कहा गया कि आश्रय पाने का राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर, यह अधिकार आपका मूल अधिकार है। राइट टू शेल्टर, यह अधिकार आपका क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है। जैसे नंबर 3, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। ये यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए केस हुआ था परमानंद कटारा, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। यह परमानंद कटारा वाद से ये फेमस है। ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इसको। नंबर 4, निजता का अधिकार, ये भी आपका इसी अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया है। नंबर 5, ठीक है, 5 में क्या कहा गया है? विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। अभी मैंने आपको बताया था विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद। ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रमुख जो है अधिकार हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। जैसे शिक्षा का अधिकार, यह भी हम लोग पढ़ेंगे 21A में, शिक्षा का अधिकार। ये केस जो हुआ था मोहिनी जैन वाद, ठीक है, तो ये हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक। ऐसे बहुत से अधिकार हैं जिनको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। अब देखिए, इसी में एक कॉन्सेप्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक वाद आया था कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कॉमन काज बनाम भारत संघ। एक PIL डाली गई कॉमन काज के तरफ से, एक संस्था है, और उसने कहा इच्छा मृत्यु के बारे में इस मामले में सुनवाई की गई। ठीक है। तो इच्छा मृत्यु क्या है, पहले आप इसको समझिए। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर इच्छा मृत्यु को कानूनी दर्जा दिया गया है, यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग सकता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है। 309 जो है वो संवैधानिक है। IPC में आत्महत्या करना या अपनी जान देना ये गैर कानूनी है, संविधान के अगेंस्ट है। ठीक है। लेकिन इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट जब कॉमन काज की याचिका डाली गई, एक अरुणा शानबाग का मामला है, आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार सर्च करिएगा। एक नर्स थी बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में, उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि दोबारा फिर वो अपने जीवन में कभी सक्रिय नहीं हो पाई। ठीक है। तो इसी मामले में एक इच्छा मृत्यु का केस भारतीय न्यायपालिका के सामने आया। जो इच्छा मृत्यु है वो विश्व में 2 प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु, और एक होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु।
ठीक है, यानी इसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया, और ये होती है पैसिव। ठीक है, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है भाई, कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा हो जाता है कि कभी वो फिर अपने जीवन वो दोबारा जैसे कोमा में चला गया, ऐसी स्थिति में है कि उसकी मृत्यु ही बेहतर है उसके जीवन जीने से। तो एक्टिव में प्रावधान होता है कि उसको डायरेक्ट जहर का इंजेक्शन दे देते हैं और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक है, और पैसिव में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है तो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कॉमन काज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दे दी। ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जैसे कोमा है, या दोबारा वो अपने जीवन को नॉर्मल नहीं जी सकता, ठीक है, यानी उसकी इस जिंदगी से बेहतर मृत्यु ही है, तो निष्क्रिय यूथेनेसिया या निष्क्रिय, इसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया, इसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी और कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है तो अगर वो परमिशन देने की स्थिति में है तो ठीक है, उसकी परमिशन ली जाएगी। अदरवाइज जो उसके रिलेटिव्स होंगे या डॉक्टर्स होंगे, उनके जो एक पैनल या टीम बनेगी, उसकी परमिशन से इसकी इजाज़त दी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक मामला और आया। ठीक है, आप सब लोगों ने सुना होगा एक पद्धति जैन धर्म की है, संलेखना पद्धति। सुना है? संलेखना पद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सुना होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत, श्रवणबेलगोला, और इसी संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने क्या किया था? अपने प्राणों का त्याग किया था। जैन धर्म की एक ये पद्धति है। ठीक है, अब बात ये आई कि क्या इसकी इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि ये भी अपने प्राणों को त्यागने की एक पद्धति है। ठीक है, संलेखना पद्धति से बहुत से ऐसे जैन संप्रदाय में या जैन समुदाय में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इस पद्धति को अपनाते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छा आप देखिए आर्टिकल 25 भी मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की आवाज़ पे या अंतःकरण के आधार पर आप किसी भी धर्म, किसी भी पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मामला फंस गया कि 21 या फिर 25 क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा कि 21 को 25 पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और इसीलिए इस संलेखना पद्धति को क्या कर दिया गया? असंवैधानिक बता दिया गया और कहा कि नहीं, हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि अनुच्छेद 25 से ज़्यादा प्रभावी कौन है? अनुच्छेद 21। तो जहाँ भी टकराव की स्थिति आएगी 25 और 21 में, वहाँ पर हम 21 को ही प्राथमिकता देंगे, 25 को प्राथमिकता नहीं देंगे। ऐसा क्यों है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होते। इसके अलावा अन्य सभी जो मूल अधिकार हैं उन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को कभी भी रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका अनुच्छेद 21, जिसमें आपको मैंने बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और क्या क्या प्रोविजन है इसमें। अब यहाँ से देखो प्रश्न कैसे बनते हैं। अगर वनडे एग्जाम है, ठीक है, या यूपीएसआई तक का लेवल है, तो उसमें यहाँ से वाद एक आधे पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, और अगर बहुत डीप जाएगा, यानी अगर कोई पीएससी का एग्जाम है या यूपीएससी का है, तो फिर यहाँ से वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, कि विधि के समझ क्षमता और ड्यू प्रोसेस यानी सम्यक जो तरीका है यूएसए का, ठीक है, इनमें से क्या अंतर है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, और दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करने को बताया जा सकता है। ठीक है, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किस केस में जो है प्राकृतिक न्याय की व्याख्या करी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अभी जब ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा मूल अधिकार, तो इस पर मैं एक टेस्ट सीरीज भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आपकी करा दूंगा, और उस टेस्ट सीरीज का जो लेवल होगा वो आपके यूपीएसआई, यूपीपी और जो वनडे एग्जाम्स हैं उन पर फोकस्ड होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इनका लेवल अच्छा रहेगा। क्लियर है? और उसका जो हमारा कराने का उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी मूल अधिकार आपको मैं पढ़ाऊंगा उनका सबका एक तरह से रिवीजन, मतलब उनकी व्याख्यात्मक हम लोग उनका उत्तर करेंगे, फिर उनकी व्याख्या भी वहाँ पर हम करते चलेंगे। ठीक है, चलिए
अगला मूल अधिकार जो हमारा आएगा वो है 21A, अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि शिक्षा का अधिकार जो है मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं था, ठीक। एक केस की सुनवाई करते हुए, कौन सा केस बताया था आपको? मोहिनी जैन। मोहिनी जैन वाद जो है बहुत फेमस वाद है, शिक्षा के अधिकार संबंधित है। इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और इसी जजमेंट के आधार पर भारतीय संसद ने संविधान में एक संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002, और शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया और एक नया अनुच्छेद बनाया, कौन सा? 21A, ठीक है। और 21 में प्रावधान क्या किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। प्रावधान करेगा, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 21A है जो ये प्रावधान करता है, ठीक है। यानी 86वां संशोधन किया गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक है, अब देखो यहाँ पर जो बालक शब्द है इसको ध्यान रखिए, इसमें बालक से मतलब सिर्फ लड़कों से नहीं, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसमें लिए गए हैं, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए प्रावधान है। अच्छा, इसी के साथ संशोधन, अब 86वां संशोधन जो है वो शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा संशोधन था, ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है। इसके अलावा भाग 4 के में अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया और क्या कहा गया कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, यानी 6 वर्ष से कम जो आयु के बालक हैं या बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था या उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। यह राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा, ठीक है। यानी जो आंगनबाड़ी का प्रोग्राम है, कई बार ये पूछा गया है कि जो आंगनबाड़ी, ठीक है, ये प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत, ये आंगनबाड़ी व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत चलाई जा रही है? तो आर्टिकल 45 इसी में ये प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ भाग 4 का में भी एक संशोधन किया गया, भाग 4 का यानी 4A, और एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। और इसके तहत क्या कहा गया कि जो भी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, माता पिता हैं बच्चों के, उनका यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध कराएं। तो देखो, इस संशोधन के द्वारा भाग 3 में संशोधन किया गया, 21A जोड़ा गया। भाग 4 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 35 का प्रावधान जो था वो बदला गया, और भाग 4 का में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो 3 जगह इसको लेकर संशोधन किया गया और तीनों जगह पर शिक्षा से संबंधित ही प्रावधान थे। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि शिक्षा को लेकर किया गया अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है, और इसी के आधार पर भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू भी है। इसको भी याद रखिएगा। ये पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू है,
तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये लागू है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, कई बार पूछा गया है। अक्सर लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि संशोधन तो 2002 में कर दिया गया था, तो वहीं आसपास कहीं लागू कर दिया गया होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसको विशेष रूप से आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 और 21A था। अगला अनुच्छेद जो है हमारा वो 22 है, उस पर हम चलते हैं। आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। देखिए इसमें क्या है। जैसे आपने एक अनुच्छेद पढ़ा था 20, ठीक है, यानी 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, उसके बाद आपने पढ़ा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी, एवं निरोध से, संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी, अरेस्ट, निरोध मतलब होता है डिटेंशन। ठीक है, निरोध का मतलब होता है डिटेंशन, यानी किसी को डिटेन करना। आसान शब्दों में अगर कहें तो नजरबंद करना, नजरबंद। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इसे देखेंगे। भारत में जो कानून है वो 2 तरह का है। ठीक है, कौन से 2 तरह हैं? जैसे आप बात करें कानून की, कानून या लॉ, ये 2 प्रकार का है। पहले का जो पहला है उसका काम ये होता है कि दंड देना। ठीक है, एक तो हमारे यहाँ है दांडिक कानून। ठीक, ये है हमारे यहाँ दांडिक कानून। जिनका काम है दंड देना। ठीक है, जैसे आपकी आईपीसी हो गई, इंडियन पिनल कोड हो गया। ठीक, जो भी भारत में दंड का निर्धारण होता है वो इसी आईपीसी के तहत उसकी सजा दी जाती है। ठीक है, जैसे 302 मृत, अगर किसी की हत्या आपने कर दी, 307 हत्या का प्रयास किया, 309 आत्महत्या। ठीक है, इनका काम होता है दंड देना, यानी जब अपराध सिद्ध हो जाए तो उनके आधार पर इसका काम है क्या, दंड देना। एक हमारे यहाँ होते हैं निवारक या निरोधक कानून। निवारक कानून, निवारक कानून। ठीक है, इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई अपराध हुआ है, अपराध का कन्विक्शन हो गया है, तो उसको दंड दिया जाएगा, आईपीसी के तहत उसकी सजा को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, और ये होता है निरोधक कानून, यानी अगर किसी ने अपराध नहीं किया है लेकिन आशंका है कि वो भविष्य में अपराध कर सकता है, ठीक है, तो उस पर यह कानून, इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब देखो, पहले यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया गया है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। अरेस्ट किए गए व्यक्ति के अधिकार क्या है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसको 4 अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया गया है तो उसको 4 अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से 4 अधिकार हैं? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सबसे पहले गिरफ्तारी का क्या बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा। ठीक है, यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, ये तो उसका पहला अधिकार हो गया। ठीक है,
दूसरा क्या है, अच्छा ये गिरफ्तारी कारण कैसे पता चलता है, अगर आपको गिरफ्तार करने पुलिस आती है तो एक वारंट लेकर आती है। वारंट का मतलब यही है, उसमें बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है। नंबर 2 क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार, यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो अपने पसंद के वकील से बात कर सकता है, अपने पसंद के विधि व्यवसायी से बात कर सकता है। नंबर 3, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, यानी 24 घंटे के अंदर ही उसको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, इन 24 घंटों में एक चीज़ ध्यान रखना, जो यात्रा का समय होता है आने जाने का, मान लो किसी की गिरफ्तारी कहीं 100-200 किलोमीटर दूर हुई, पेश उसको करना है यहाँ पर लाकर, तो इसमें होता क्या है कि जो आने जाने का समय होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। और चौथा अधिकार क्या होता है, जो चौथा अधिकार मिलता है वो ये होता है कि बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के 24 घंटे से अधिक उसको निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यानी 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं कर पाती है तो क्या होगा, उसको फिर वो रिलीज करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये 4 अधिकार हैं जो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को दिए जाते हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी के लिए तो मैंने बता दिया। अब देखो डिटेंशन में क्या मामला आता है। पहली चीज़, डिटेंशन होता क्या है ये समझिए। यदि प्रशासन को, राज्य को ऐसा लग जाए कि किसी व्यक्ति की वजह से अपराध, हालांकि उसने किया नहीं होता है, लेकिन वो कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा हो या ऐसी गतिविधियों में लगा हुआ हो जिससे आशंका हो जाए कि भविष्य में किसी अपराध को कर सकता है, तो उस पर ये निरोधक कानून लागू होते हैं। निरोधक जो प्रक्रिया है उसके तहत उसको नज़रबंद किया जा सकता है। देखो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति है, आतंकवादी संगठनों से मिल रहा है, उग्रवादी संगठनों से मिल रहा है, या कोई ऐसा हिस्ट्री सीटर, कोई ऐसा अपराधी है बहुत बड़ा जिससे उसका संपर्क बढ़ रहा है, बातचीत हो रही है ना, तो इससे क्या होता है कि प्रशासन को अगर लग गया कि इस व्यक्ति के बाहर रहने से क्या होगा, भविष्य में कोई भी अपराध हो सकता है, तो वो उसको इन प्रिवेंटिव लॉज के तहत उसको नज़रबंद कर सकती है, डिटेन कर सकती है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, डिटेन किए व्यक्ति को 3 माह से अधिक डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। पहला प्रावधान तो ये है। ठीक है। इसका डिटेंशन सही है या गलत है, इसकी जांच कौन करेगा, तो एक जो है कमेटी बनती है, कमेटी बनाई जाएगी। इसमें क्या होंगे, हाई कोर्ट के जो जज रह चुके हैं वे सदस्य हो सकते हैं, जो जज हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो जज बनने की योग्यता रखते हैं वो इसमें हो सकते हैं, और वो डिसाइड करेंगे कि इनका डिटेंशन सही है या नहीं। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए 3 माह का डिटेंशन इसका पूरा हो गया, अब इसको आगे फिर इसका डिटेंशन बढ़ाना है, तो क्या होगा, ये कमेटी जो है ये फिर से जांच करेगी, और अगर इसको लगता है कि इसका डिटेंशन और बढ़ाया जाना चाहिए तो क्या होगा, यह 3 माह से अधिक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक, पहली चीज़। दूसरा क्या है, एक अधिकार जो डिटेन किया गया व्यक्ति है उसको एक अधिकार होता है अभ्यावेदन का। अभ्यावेदन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का अधिकार इसको मिलता है। अभ्यावेदन है क्या, जो एक कमेटी होती है इसके सामने ये अपना जवाब देने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकता है अपनी बात रखने के लिए, या इसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति इसका पक्ष रखने के लिए इस कमेटी के सामने उपस्थित हो सकता है। ये अधिकार निरुद्ध किए गए या डिटेन किए गए व्यक्ति को मिलता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर दे सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, अपनी बात कह सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अनुच्छेद 22 में हो गया गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी आपको डिटेन अगर किया गया है तो उसके लिए भी आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। 3 माह से अधिक आपको नहीं डिटेन किया जाएगा।
ठीक है। अगर 3 माह से अधिक बढ़ाना है तो इस कमेटी की परमिशन आवश्यक होगी और इस कमेटी के सामने डिटेन किया गया व्यक्ति स्वयं या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपका पक्ष यहाँ पर रख सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 22 में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो निवारक निरोध है, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, ये किस सूची का विषय है, ये कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। किस में रखा गया भैया? समवर्ती सूची में। ये समवर्ती सूची का विषय है। 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो निवारक निरोध जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची में रखा गया है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आपको अनुच्छेद 21, 21A और 22 आपको मैंने बता दिया। आपका स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया है। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो अपना तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो आप अगर प्रीवियस क्लासेस हमारी देखेंगे तो इसका आंसर वहीं से मिल भी जाएगा आपको, ठीक है। आज का प्रश्न ये है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? हमने प्रावधान लिया है ना विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से। तो इस फ्रेज, ये जो फ्रेज है, इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने की, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर होंगे ABCD। पहला है आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स। दूसरा है A.V. डाइसी, ठीक है। तीसरा है अर्नेस्ट बर्कर। और तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये 4 विकल्प हैं, ये क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कमेंट में, या संभव होगा तो फिर अगली क्लास में हम उसका आंसर कर देंगे, फिर अगली क्लास आपकी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको देख लेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसका उत्तर भी वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।